नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। अभी कुछ दिनों पहले NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने अपने ताज़ा आंकड़े पेश किए थे और उनमें दावा किया गया था कि हमारे देश का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो चुका है। इस खबर के आने के बाद देश में लगभग जश्न का माहौल था और माना गया कि हम जनसंख्या नीति के मामले में सही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन आज पॉपुलेशन डे के मौके पर UNFPA की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने एक बार फिर से देश के तौर पर हमें फिर से ठहर कर सोचने का संकेत दिया है। क्या है ये पूरा मामला, किस पर बात हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्यारह जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस पर आई ताजा रिपोर्ट ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। यूएन पॉपुलेशन के मुताबिक भारत 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन को पछाड़कर उसकी जगह ले लेगा। इस साल नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। यूएन के ताजा अनुमानों के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या 2030 में तकरीबन 8.5 अरब और 2050 में 9.7 अरब हो जाएगी। 2080 तक इसके तकरीबन 10.4 अरब के शिखर तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत की आबादी 1.412 है, जबकि चीन की आबादी 1.42 अरब है। भारत को लेकर अनुमान है कि यहाँ 2050 में 1.66 अरब की आबादी होगी। 2050 तक चीन की 1.31 अरब आबादी से बहुत आगे होगी। इस साल जारी हुए NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2.1 की टोटल फर्टिलिटी रेट हासिल कर ली है। 2.1 फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला औसतन 2.1 बच्चे पैदा कर रही है। इस टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी भी कहा जाता है। माना जाता है कि अगर कोई भी देश या राज्य 2.1 या कम की TFR को लंबे समय के लिए बनाए रखता है तो ये वहाँ की जनसंख्या स्थिर होने का संकेत है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यूएन के मुताबिक 1960 में चीन की आबादी 55 करोड़ थी, जबकि भारत की आबादी 45 करोड़ थी। साल 1979 में चीन ने एक बच्चे की जनसंख्या नीति अपनाई थी, जिसके बाद से उसकी आबादी बढ़ने की रफ्तार कम होती गई। अनुमान दर्शाते हैं कि साल 2027 के बाद चीन की आबादी कम होनी शुरू हो जाएगी। वहीं भारत को मौजूदा दर से अपनी आबादी में स्थिरता लाने में अभी करीब 40 साल और लगेंगे। यानी भारत को अपनी आबादी स्थिर करने के लिए साल 2061 का इंतजार करना होगा। उस समय तक भारत की आबादी 165 करोड़ हो चुकी होगी। जनसंख्या नीति पर पिछले कई दशकों से बहस चल रही है। चीन ने कैसे जनसंख्या नीति अपनाकर देश की आबादी को अनियंत्रित तरीके से बढ़ने से रोक दिया। भारत में इस नीति का समर्थन करने वाला एक बड़ा वर्ग है। इस नीति को कई राज्यों की डेमोग्राफी में हो रहे बदलावों को रोकने का एक जरिया भी बताया जा रहा है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं तक दाखिल हो चुकी हैं। चीन के अनुभवों का हवाला देकर बार बार जनसंख्या नीति अपनाने की बात कही जाती है। देश में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों की आबादी देश की कुल आबादी का 40% से ज्यादा है। ऐसे में इन राज्यों में TFR ज्यादा होने के चलते भारत की आबादी बढ़ने की रफ्तार में कमी नहीं आ पाई है। स्वास्थ्य और दूसरे मानव विकास मानकों पर ये राज्य देश में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। ऐसे में सोचने की जरूरत है कि देश को जनसंख्या नीति की आवश्यकता है या स्वास्थ्य नीति की। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि देश को ज्यादा जरूरत जनसंख्या नीति की है या स्वास्थ्य नीति की। आबादी कंट्रोल करने के लिए क्या हमें चीन जैसी नीति अपनानी चाहिए? बढ़ती जनसंख्या का देश के संसाधनों पर कैसा असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम लेंगे हमारे पैनलिस्टों से। हमारे साथ पॉपुलेशन फर्स्ट के डायरेक्टर AL शारदा हैं, सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ डॉक्टर संघमित्रा शील आचार्य और डेमोग्राफी फैकल्टी रिटायर्ड IIT कानपुर अरुण कुमार शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर आचार्य को कि
क्या समझे इस तरह जो विस्फोट हो रहा है आबादी का, अगर मैं उसको कह सकूं तो अभी लगा था कि जो फर्टिलिटी रेट 2.1% पर पहुंच गया है वो एक अच्छा साइन है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा शॉकर हमारे सामने आया है। मूल कारण क्या हो सकता है, या कोई मूल कारण है भी इसके पीछे? मेरे ख्याल से आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन इस सवाल को समझने के लिए मुझे लगता है हमें जो जनसंख्या के विषय में जो डिस्कोर्स शुरू किया गया उसकी तह में जाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम ये बढ़ते हुए आंकड़ों की बात कर रहे हैं, और आज के तो न्यूज़पेपर ने बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के तहत हमें ये बताने की कोशिश की है कि हम तो अगले साल ही चीन से ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे। मैं ये सवाल शायद पोज़ करना चाहती हूँ आपके सवाल के जवाब में कि अगर भारत की जनसंख्या ने बावजूद बढ़ोतरी के एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड सेट किया है, जिसके कारण हम जो TFR आज देख रहे हैं अपना 2.1 पे आया हुआ, वो उसी के कारण हुआ है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स अगर विजिबल हैं तो ये शॉकर के तौर पे लेना मुझे लगता है बहुत अक्लमंदी की बात नहीं होगी कि हम अगले साल चाइना से ज़्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, और मेरे ख्याल आम तौर पे ये कहा जाता है कि जो रेट ऑफ डिक्लाइन है, जनसंख्या नीचे जाने का जो रेट है, वो शायद चाइना का हमसे ज़्यादा है, और इस वजह से हमारी जनसंख्या चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाबत में ये कहना चाहूँगी, और वो सवाल आपने खुद पोस्ट कर दिया है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी स्वास्थ्य नीति को तवज्जो दें, बजाय जनसंख्या नीति पर ही जोर देते रहने के। जनसंख्या नीति के ऊपर जोर देना ज़रूरी है, लेकिन उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि ये एक बहुत ही प्रॉब्लम के तौर पे जो पेश किया जाता है। देखिए, बहुत सारी ज़रूरतें शायद रह जाती हैं कि संख्या की बात जब हम करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमने इतने सारी जनसंख्या हमारी बड़ी हो गई, बहुत पहले अर्ली 1990s में एक किताब आई थी, जूलियन साइमन जी ने उसको लिखा था, मेरे ख्याल से हमारे कई सारे दर्शक शायद वाकिफ़ भी होंगे, द अल्टीमेट रिसोर्स, जिसके मुताबिक इस बात को आर्ग्यू किया गया था, जो माल्थुसियन थीसिस हमको बताती थी कि सारे लोग हो जाएंगे और मिजरी होगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए जनसंख्या पे काबू पाना ज़रूरी है। उस पे सवाल उठाते हुए ये कहा गया था कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो आदमी एक मुंह लेके पैदा होता है, लेकिन दो हाथ होते हैं जिससे वो काम कर सकता है। तो ये मान के चलना कि उसको हम बजाय प्रॉब्लम के तौर पे देखें, अगर हम ह्यूमन को एक रिसोर्स के तौर पे देखें, और जो अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में हो रखा है इस वक्त, आपको मेरे ख्याल पता ही होगा कि इस वक्त हम एज अ कंट्री, देश के तौर पे हम लोग न केवल सबसे ज़्यादा अनइक्वल कंट्री हैं, बल्कि हमारी इनइक्वालिटी बढ़ती भी जा रही है। लेकिन अगर हम कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करें तो हमारा जो पोजीशन है वो 129 है, करीब 158 मुल्कों के बीच में। तो मुझे ये लगता है कि ये मान के चलना कि ये एक हवा है जो सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश बन जाएंगे, उससे थोड़ा सा पीछे हट के हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, किस तरह से जो जिन पॉपुलेशन ग्रुप्स के पास रिसोर्स नहीं है, जिन रीजन्स में रिसोर्सेज नहीं है, उनको मुहैया कराया जा सकता है। तो ये जो सवाल, ये जो प्रॉब्लम के तौर पे हम बढ़ती जनसंख्या को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एंगल और एक नया इंटरेस्टिंग मोड आपने इस पूरी चर्चा को दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो हम चीन से तुलना करने जा रहे थे, लेकिन आपके मुताबिक बढ़ती आबादी का सही तरह से इस्तेमाल और सही तरह से उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अरुण कुमार शर्मा जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर आचार्य की इस बात पर और बात से, और साथ ही मुझे बताएं कि जनसंख्या नीति और स्वास्थ्य नीति दोनों को अगर हम लेकर चलें, दोनों में किस तरह के सुधार लाने की जरूरत है? दो सवाल हैं सर। हाँ मैडम, पहले तो मैं पहले वाले सवाल पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा
मेरी पुरानी मित्र हैं संघमित्रा जी, उन्होंने एक बात रखी। मैं इस विषय को थोड़ा सा अलग दिशा में ले जाना चाहता हूँ। जनसंख्या एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं जटिल विषय है, और विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर हमको इसके विभिन्न आयाम देखने को मिलते हैं। तो जहाँ ये बात सही है कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है और 2.1 पे हम लोग कहते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, वहां मैं दूसरे आंकड़ों को आपको बता के ये कहना चाहता हूँ कि कितना जरूरी है कि हम जनसंख्या कानून लाने का प्रयत्न करें। पहली बात तो ये कि टोटल फर्टिलिटी का कम होना या 2.0 हो जाना या उससे भी कम हो जाना, इस बात की गारंटी नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि थम जाए। आज भी अगर मैं अभी देख रहा था कि एसआरएस की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हमारा जन्म दर 19.5 है और हमारी मृत्यु दर 6.0 है। इसके हिसाब से आज भी हमारी जनसंख्या 1.35% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इंटरनेशनल माइग्रेशन ज्यादा नहीं है। तो क्या आज की परिस्थितियों में, जहाँ संसाधनों की इतनी बड़ी समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है और जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे इतना बड़ा असंतुलन है विकास में, वहां अगर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती रही, और ऑब्वियसली ये जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है, ये कुछ खास वर्गों में बढ़ रही है, जैसे अशिक्षितों में बढ़ रही है। जहां महिला हाई स्कूल पास करती है वहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, लेकिन जो अशिक्षित है, और बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं अशिक्षित हैं, और मैं इस बात का काफी पक्षधर हूँ कि जनसंख्या कानून लाया जाए। और मैं याद कर रहा था कि 1976 में जब पहली जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट बना था, तो उसमें ये पॉइंट रखा गया था कि अब समय आ गया है कि जब हमें कानून बना के बच्चों की संख्या नियंत्रित करनी चाहिए, और उस समय वो नहीं लागू किया गया। और उसका कारण ये बताया गया था कि हमारे राज्यों के पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है कि वो तुरंत इतनी बड़ी तादाद में नसबंदी कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि लेकिन जो राज्य सोचते हैं कि उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज है, ये बात सन 76 की है, कितनी पुरानी है, 50 साल हो गए। तो जिन राज्यों के पास फैसिलिटीज हैं वो इसको ला सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात ये उन्होंने कही थी, आजकल जब हम जनसंख्या कानून की बात करते हैं तो 2 बच्चों की बात करते हैं। मैं पीछे जाके सन 76 की पॉलिसी की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि 3 बच्चों के बाद जनसंख्या नियंत्रण कंपलसरी होना ही चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, जैसे मैंने कहा कि सन 76 की पॉलिसी है। और अपने सपोर्ट में मैं ये कहूंगा कि आज भी 2 की तो छोड़िए, तीसरे और चौथे नंबर के जो बच्चे हैं, 1/4 बच्चे करीब इस ऑर्डर के हैं। और कुछ वर्गों में, जैसे एक विशेष वर्ग की तरफ मैं देख रहा था, तो उनमें तो 100 में से 36 बच्चे आज भी तीसरे या चौथे नंबर के। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा कोई कानून लाते हैं और चौथे नंबर पे भी अगर रोक दे, तीसरा नहीं तो चौथे नंबर पे भी रोक, कि जिनके 3 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है, अब वो नसबंदी जरूर उनको करानी पड़ेगी, तो काफी भला होगा। कम से कम काफी बड़ी परसेंटेज बर्ड्स की जो कम की जा सकती है। और अंत में मैं एक और बात पर अगर मैं बताना चाहूँ तो फैमिली प्लानिंग के जो तरीके हैं उसके इस्तेमाल में भी थोड़ा सा इजाफा देखा गया है। 54% से बढ़कर ये आंकड़ा 67% पर आ गया है। नीति यहाँ पर लानी चाहिए, कानून यहाँ पे लाना चाहिए, लेकिन एएल शारदा जी, मुझे आप ये समझाएं कि इसको अमल में लाने के लिए तो हमें मानसिकता बदलाव की जरूरत है। जो मोटे मुद्दे और बड़े मुद्दे अभी उठाए जा रहे हैं, ये केवल जनसंख्या बढ़ोतरी को लेकर नहीं उठाए जा रहे हैं, ये हमारी मानसिकता को लेकर उठाए जा रहे हैं। और जिस भी तरह की इनइक्वालिटी है इतनी बढ़ती जनसंख्या में, उसमें सुधार लाने की बात हो रही। तो क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा सतही जो हमें दिखाई दे रहा है पॉपुलेशन बर्स्ट का, उतने पे नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा डीप है, कहीं ज्यादा गहरा है? पहली पे जो क्वेश्चन थी उसको मैं आंसर करना चाहती हूँ इन सिंपल टर्म्स।
हमारी जो 2.1 फर्टिलिटी रेट हुई है और 13 स्टेट्स में जो है 1.5 फर्टिलिटी रेट है एंड टू यूनियन टेरिटरीज एंड 13 स्टेट्स में 1.5 तक आ गया. At the same time, we have UP, Bihar, Rajasthan, and other places which are not having the same kind of development or having 3.1, 3.2, 2.9 kind of fertility rates. So, though हमारे पूरा देश के हिसाब से हमारा fertility rate 2.1 पे आ गया है, मगर क्योंकि 20 साल पहले जो बच्चे पैदा हुए थे, when the fertility was very high, वो सारे बच्चे अभी reproductive age में आ रहे हैं. तो अगर वो सब भी एक एक बच्चा दो दो बच्चे पैदा करेंगे, फिर भी हमारी जो जनसंख्या है थोड़े डिकेड्स के लिए आगे बढ़ते जाएगा. टिल दैट पर्टिकुलर कोहॉर्ट उनका होके वो सब कम कम करते आएंगे, तब तक स्टेबलाइज नहीं होता. ये इस तरह है कि जब हम कार को ब्रेक लगाते हैं वो तुरंत नहीं रुकता है ना, थोड़ी देर जाके रुकता है. दैट इज पार्ट ऑफ द डेमोग्राफिक प्रोसेस. we have to acknowledge it. Nobody can stop growth of population, say in 5 years or 2 years. We can reduce the fertility rate. पिछली जो decades की जो fertility है, high fertility, वो भी हमको consideration में लेंगे. इसीलिए हम कहते हैं कि और 30 साल 35 साल लगेंगे population stabilization को आने के लिए. So this is one point I would like to make. दूसरी बात ये है कि it is said that development is the best contraception. जहाँ पर भी हम देखते हैं कि better facilities है, health facilities है, education facilities है, better nutrition है, particularly infant mortality कम है, वहाँ पर हम देखते हैं कि population comes down. जो जिस घर में बच्चे सर्वाइव होने की चांस कम रहती हैं, वहाँ पर ज्यादा से बच्चे पैदा किया जाते हैं. सिमिलरली जिस घर में लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है, मदर इज नॉट एजुकेटेड, जैसे earlier speaker has said, the fertility is higher. So we have to focus on all these issues like education, nutrition, overall development, employment, GDP, increasing the GDP, workforce participation of women. ये सारी चीज पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे पॉपुलेशन तुरंत थोड़ी तेजी से कम हो. इसके लिए मानसिकता की बात जो आप कहे हैं कि yes, there is it's not just about मानसिकता. ऐसे नहीं कि they want more children. They just have more children. And it's not that, there is also this whole, desire for son. So वो चाहते हैं कि एक बच्चा हो जाए. जहाँ पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जहाँ पर पैसे अवेलेबल है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, वहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्स रेशियोस आर टेकिंग अ डीप डाइव. They are going down like anything. But in states like Bihar, UP and other places, Jharkhand and other places, the sex ratios are not falling so much, but their fertility rate is not coming down because they would like to wait. वो चाहते हैं कि लड़का हो घर में तो 3-4 बच्चे तक करते हैं ताकि एक बच्चा तो पैदा हो जाए. So son preference is another reason why in some pockets of our country we still have larger families. इसको बदलने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं son preference को कम करने के लिए. और हम मानसिकता को जब हम मानसिकता की बात करते हैं तो हमें वुमेन्स एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए. शी शुड बी एजुकेटेड, गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड. और गर्ल्स का जो वुमेन और महिलाओं का और बालिकाओं का जो हेल्थ है सर्विसेज, उनके बारे में हमें सोच में बदल लाना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सोचा जाता है कि डॉक्टर आचार्य, जो फर्टिलिटी रेट में हम कमी भी देख रहे हैं शायद इन्हीं कारणों की वजह से भी है, लेकिन आपके मुताबिक और आपकी एनालिसिस के मुताबिक जो गिरती हुई फर्टिलिटी रेट है ओवरऑल, उसमें क्या मुख्य कारण सामने आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? अभी हम देखते हैं डॉक्टर आचार्य जी. मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूँगी. कहीं ना कहीं शायद मैं
जो फर्टिलिटी रेट्स गिरने की बात हुई है, कहीं ना कहीं उसमें जो हम अभी मानसिकता में बदलाव लाने की बात कर रहे थे, बिहेवियरल चेंज की जो हम बात कर रहे थे, जो शायद प्रोफेसर शर्मा ने भी बताया, कहीं ना कहीं मैं ये मान के चल रही हूँ और मैं उनसे सहमत हूँ कि जनसंख्या नीति का एक प्रकरण होना चाहिए, जिसके तहत एक सूत्र मिलना चाहिए हमें कि हाँ, यहाँ तक के आपका जो फैमिली बिल्डिंग प्रोसेस है ठीक है। लेकिन मैं उसको एक स्टेप आगे ले जाना चाहती हूँ आपके फर्टिलिटी वाले सवाल से जोड़ते हुए। जब तक के परिवार को या परिवार में जो रिप्रोडक्टिव एजेस में हैं, उनको ये अश्योरेंस नहीं मिलती है कि अगर मेरे 2 बच्चे हैं वो दोनों जीवित रहेंगे अडल्टहुड में आने तक के, तो प्रॉब्लम शुरू होती है वहीं पे, और वहीं पे शायद सन प्रेफरेंस भी आ जाता है, जब हम चाहते हैं कि भाई कम से कम 5 बच्चे तो हों, जब जिसमें से 2 कम से कम जीवित रह जाएंगे। इसलिए जो जरूरी बन जाता है, हम अपने इस जनसंख्या नीति को स्वास्थ्य नीति से जोड़ें। कितनी एफिशिएंटली हमारी जो स्वास्थ्य नीति है हमें स्वास्थ्य की सर्विसेज मुहैया करवा सकती हैं। अगर हम जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखें, वी आर स्टिल, हमारा 2.3% ही रहा है अभी तक के, 1.17 टू बी प्रिसाइज जीडीपी का शेयर है जो हेल्थ में जाता है। तो इतने छोटे शेयर को रखते हुए अगर हम ये मान के चलते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हम मुहैया करवा सकेंगे उस लेवल पे जिसपे कि परिवार की को बड़ा बनाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें अश्योरेंस है कि हमने अगर 2 बच्चे हमारे हैं तो वो दोनों ही जीवित रहेंगे, हमें वो कंटेंशन नहीं होगा कि भाई 2 में से शायद दोनों भी ना बचे। तो जब तक कि वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, हमारे डिक्लाइनिंग टीएफआर को हम बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक रहा सवाल कि किस तरह से वो कम हुआ है, उसका जवाब मेरे ख्याल से दोनों वक्ताओं ने दिया कि जो चेंजेस आए हैं एजुकेशनल लेवल में, बहुत अच्छे से विविध है ये बात कि 10वीं तक अगर महिला पढ़ी हुई है तो फर्टिलिटी लेवल्स, फैमिली साइज छोटी होने की ज़्यादा गुंजाइश है। जहाँ पर इलिटरेसी है वहाँ पे परिवार बड़े होने के संभावनाएं हैं, और डेटा हमें बहुत अच्छे से ये बात समझाता है। तो और ये अगर हम इम्प्रूविंग एजुकेशनल अटेनमेंट अमंग गर्ल्स को देखें तो ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट है जो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होता है लिटरेचर में भी, कि अगर आप लिटरेसी लिटरेट है विमेन, महिला है, और आजकल तो हस्बैंड्स एजुकेशन पे भी काफ़ी प्रभावशाली तरह से इस बात को समझने की कोशिश की जा रही है कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और देखने में आता है कि उसका भी प्रभाव पड़ता है फैमिली साइज को मेंटेन करने के लिए। तो मैं ये आपके सामने ये कहना चाह रही थी कि एक तरफ तो ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इस नीति का प्रावधान होना चाहिए, जिससे जो हमारे अर्स्टवाइल सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है वगैरह वगैरह, इनइक्वालिटी बढ़ रही है पर सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण नहीं बढ़ रही है, ये मैं पहली बात आपसे कहना चाहती हूँ। लेकिन उस इनइक्वालिटी को कंटेन करने के लिए हाँ, बोथ एट इंडिविजुअल लेवल और स्टेट रिस्पॉन्स के तौर पे भी शायद ये ज़रूरी हो जाता है रिस्पॉन्सिबल तरह से अपने बिहेवियरल एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं उस बदलाव को लाना, जिसमें कि हम अपने परिवार को सही तरह से आगे ले जा सके, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की बहुत बहुत अहमियत है। और इसलिए जो हेल्थ पॉलिसी को हम जिसका जो विजन है, विजन आई एम श्योर 2017 की जो पॉलिसी है बहुत अच्छा विजन है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो मैकेनिज्म की ज़रूरत है, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो कायम कर पाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो शायद हम जो जनसंख्या नीति की हम बात कर रहे हैं वो भी फिजल आउट हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे ख्याल से सोशियो कल्चरल नॉर्म्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और 2 चीज़ कह के मैं शायद अपनी बात ख़त्म करूँगी। जब हम बच्चियों की और महिलाओं की बात करते हैं, हिंदुस्तान में भी और चाइना में आपने देखा होगा किस तरह से जो डेट्रीमेंटल पोजीशन दी जाती है लड़कियों और महिलाओं को। चाइना में मेरे ख्याल हमें से ज़्यादातर लोगों को पता है कि बच्चियों को लोहे के जूते पहनाए जाते हैं कि उनके पाँव बड़े नहीं हो, क्योंकि वो एक अच्छा माना जाता है कि पाँव छोटे हैं तो आप अच्छी हैं और आपको अच्छा
दूल्हा मिलेगा। सिमिलरली हमारे यहाँ तो बाहर ही दिया जाता है, दूध के बर्तन में डुबो के या सती के पायड़ पे लगा के आपको मारी डाला जाता है। चाइना में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है कि जो सबसे ज्यादा जहरीली चीज होती है वो महिला का दिल है। तो उसके मतलब इस तरह के जो कॉनोटेशंस है हमारे यहाँ भी इस तरह के बहुत सारी चीजें शायद बोलने में आती हैं। केरला जैसे स्टेट में जिसको हम बढ़ा चढ़ा के जो मतलब कन्वेंशनली कि जो आप तीनों मिलके कह रहे हैं कि एक सशक्त जनसंख्या नीति और स्वास्थ्य नीति पर फोकस करने की ज़रूरत है और इसी के चलते हम आगे चलकर सुधार भी देखेंगे और बदलाव भी देखेंगे। चलिए इसी पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। समय लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन आप सभी का स्वागत, धन्यवाद इस चर्चा में आज आप शामिल हुए और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।